गुंडागर्दी का तो पूरा कॉपीराइट समाजवादी पार्टी के पास है। कन्नौज में इनके लोगों ने चुनाव आयोग के कार्यालय पर हमला किया जहां पर चुनाव हो रहा था। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बम फोड़े। हरदोई में इनके लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस मुस्तैद है और उसके आधार पर कार्रवाइयां हुई हैं। ये जो लखीमपुर की घटना हुई है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक निर्दल प्रत्याशी को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ। निर्दल प्रत्याशी के जो समर्थक थे उनके बीच में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया है, जो निर्दल प्रत्याशी का रिश्तेदार है। साथ ही साथ पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है, वहां डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया गया, एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उत्तर प्रदेश में कभी इतनी हिंसा देखने को नहीं मिली, चाहे सीतापुर में हो, चाहे ललितपुर में हो, चाहे फतेहपुर में हो। किस तरह से यहाँ असला लहरा रहे थे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपने कमर में असला लगा के पर्चे खींच रहे थे। किस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष इतने सम्मानित होते उनके हाथ से धक्का मुक्की की और पर्चे छीन लिए। आपने पर्चे किसी को सबमिट नहीं करने दिए। किस तरह की गुंडाई आपने कराई है। और प्रशासन तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे के रूप में काम कर रहा है, और प्रशासन गुंडे के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर रहा है और समाजवादियों के पर्चे छिनवा रहा है। ऐसा देखने को तो उत्तर प्रदेश पहली बार मिला है कि ऐसा जंगल राज, गुंडा राज कभी नहीं मिला कि महिलाओं पे अत्याचारों, बम फूटे, पिस्तौलें चले। सोचो आप, गोले पे यहाँ पे सीतापुर में गोले बारूद चले, यहाँ पे गोलियां चली। कमाल है भाई आपका। आप तो कहते थे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, अपराधी तो उत्तर प्रदेश में ही है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा अपराधी पैदा हो गए 2014 के बाद से। जब से ये दिल्ली में बीजेपी आई है तब बीजेपी ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है। जहां एक विधायक भी है वहां भी ये सरकार बना लेते हैं। उत्तर देश के कई राज्यों में बना लिए, और यहाँ पे तो बाकायदे बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने जिला पंचायत सदस्यों के कैंडिडेचर को घोषित किया था। ब्लॉक पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य कहीं भी बीजेपी के मेजॉरिटी में नहीं जीते हैं, लेकिन ये निर्विरोध जीत जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से लड़के जीत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बाहुबल और पैसे बल का भरोसा कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो जिला पंचायत के अध्यक्षों के साथ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ब्लॉक प्रमुख में उन्होंने फिर से वो गुंडागर्दी शुरू करी, जो शलभ जी ने बताया भी। और आपको पता होगा कम से कम 300 सीटों में तो निर्विरोध। और ये कहना कि देखिए आजकल के जमाने में जब इतना मीडिया है कि आपको पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे हैं, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई है। वेस्ट बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। और देखिए बिल्कुल त्वरित कार्रवाई, आपका पूरा थाना सस्पेंड हो गया। और जो अनीता यादव जी जो उनकी प्रस्तावक थे, ऋतु सिंह जी की, जो उनके साथ हुआ, बिल्कुल ऐसा लगता है वेस्ट बंगाल में हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। जो 825 सीटें हैं उसमें से जहां तक मेरी जानकारी है, जो प्रशांत रेड्डी जी ने भी कहा है, केवल 14 जगहों पे कुछ मामला हुआ है और उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो बातचीत जो हो उसको लाइव टेलीकास्ट करा दीजिए। संबित जी, क्या गलत है? पूरा देश सुने, पारदर्शिता हो, किसानों की का भी जो दुख है वो सामने आए देश के, और कृषि मंत्री क्या जवाब देते हैं सब देख लेंगे। देखिए अंजना जी, आज तक पूरे विश्व में कोई बातचीत जो बंद कमरे के अंदर होती है वो लाइव टेलीकास्ट होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाइव टेलीकास्ट होती है क्या? देखिए अंजना जी, ठीक बात है, जब बातचीत हो जाए तो आदरणीय टिकैत जी आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। किसान के जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक तरह से बातचीत होने के पश्चात दोनों ही अपने मतों को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता जान नहीं पाती क्या हुआ है। कृषि मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ एक ही विषय कहा कि आप क्लॉज वाइज हर विषय पे तीनों कानून पर चर्चा करिए। केवल एक जो जिद है कि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है, हमारी मांग सिर्फ एक है कि हम कानून हटाना चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा अंजना जी? आप पूरे देश में गुजरात मॉडल लाना चाहते हो? खेती करने के लिए रिलायंस को आपने 60 गांव की जमीन दी, आप देख लो ना उसको। आप अडानी को भी 8 गांव की जमीन और दे रहे हो, आप देख लो वहां पे गुजरात में जाके। पूरे देश में यही होगा कि बड़ी कंपनी आएंगी, आप जमीनें छीनोगे, ये होगा पूरे देश भर में। आम की खेती करने के लिए गुजरात में जमीनों का अधिग्रहण हुआ वहां पे जमीनों का। 60 गांव की जमीन दी है और वे कोर्ट तक हराए। कौन सा वो आगे के देश में आप जमीनें दोगे आप किसानों को? खेती करने के लिए किसान की जमीन छीनकर कंपनी को दोगे? टिकैत जी का यहां पर एलिगेशन था कि हम ये जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे और जमीन हड़प ली जाएगी। पहला क्लॉज आप कानून पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी करार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो करार करता है और जो किसान है, जमीन को लेकर नहीं होगी। ये करार केवल और केवल उत्पाद को लेकर होगा, नंबर 1। नंबर 2,
देखिए, सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी और पैसा, ये सारा कुछ करारकर्ता अर्थात कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा और वह भी पैसा तय करेगा सीजन से पहले किसान। और अगर जब उत्पाद हो जाए उस समय पैसा अगर मार्केट में बढ़ गया है तो किसान उसको बढ़ा सकता है, और मार्केट में घट भी गया है तो वो करारकर्ता पैसे को घटा नहीं सकता है। जिसमें करार हुआ था उतने पैसे में ही देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। मार्च 2020 में इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद भी शामिल हैं, जिनकी भूमिका सलाहकार के तौर पर है। इसी साल मार्च में आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया था। अब परिसीमन आयोग का कार्यकाल साल 2022 में पूरा होगा और तब तक जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इस बार परिसीमन की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 11 सीटें आरक्षित की जाएंगी। अभी जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसके अलावा परिसीमन प्रक्रिया में पीओके के लिए खाली 24 सीटों पर गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिसीमन को लेकर सियासी बयानबाजियों को अलग रख दे तो जानकारों का मानना है कि अगर पारदर्शी तरीके से परिसीमन हुआ तो 7 सीटों में से अधिकतर जम्मू के खाते में जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके पीछे तर्क यह है कि सीट बढ़ाने के लिए आबादी के साथ साथ भूभाग, क्षेत्र की प्रकृति जैसे पैमानों को भी आधार बनाया जाएगा। आज परिसीमन आयोग ने भी ये बात साफ कर दी है। अब आपको जम्मू कश्मीर में परिसीमन के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हम देते हैं। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन तो पूरे देश के साथ ही होता रहा है, लेकिन विधानसभा सीटों का परिसीमन अलग से होता रहा था। इसी वजह यह थी कि आर्टिकल 370 लागू होने के चलते राज्य की विधानसभा का परिसीमन राज्य के संविधान के तहत तय होता था, जबकि लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए भारतीय संविधान ही लागू होता था। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से अब तक 3 बार 1963, 1973 और 1995 में ही विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ। आखिरी बार 1995 में जब परिसीमन हुआ तब 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था, क्योंकि राज्य में 1991 में जनगणना ही नहीं हुई थी। फिर 2001 की जनगणना के बाद जम्मू कश्मीर में कोई परिसीमन नहीं हुआ, यहां तक कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक की बात थी।